बैंकिंग बिजनेस कमेंट्स ही नहीं कर सकती, और सिर्फ कमेंट्स नहीं बल्कि अपने बिजनेस को कैरी भी नहीं कर सकती, कंटिन्यू भी नहीं कर सकती। कब तक नहीं कर सकती प्यारे बच्चों को बताएगा, कब अपने बैंकिंग बिजनेस को कैरी और कंटिन्यू नहीं कर सकती? अनलेस इट हैज द मिनिमम paid up capital as notified by स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम टाइम टू टाइम। और ये टाइम टू टाइम क्यों लिखा हुआ है इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। कोई भी पाकिस्तान में कंपनी जो कि बैंकिंग कंपनी है वो अपना बिजनेस कमेंस नहीं कर सकती अनलेस उसका मिनिमम पेड अप कैपिटल ना हो। बैंकिंग ऑर्डिनेंस अगर आप जाके देखेंगे मिनिमम पेड अप कैपिटल नहीं लिखा हुआ कितना होना चाहिए, बिकॉज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने नोटिफिकेशन के थ्रू उसको कम्युनिकेट करते रहे, जो कि करंटली पाकिस्तान में चल रहा है ₹10 बिलियन। इतना पेड अप कैपिटल आपका होना चाहिए, इतना शेयर कैपिटल आपका होना चाहिए, तभी आप पाकिस्तान में बैंकिंग कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, तभी आप बैंकिंग बिजनेस कमेंस कर सकते हैं। क्या यहां तक बात समझ आती है? ये रिक्वायरमेंट क्यों रखी है और ये विद द पैसेज ऑफ टाइम क्यों चेंज होती हुई आ रही है प्यारे बच्चों को इसको बताएगा। आज से 40-50 साल पहले 5 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट होती थी और अब ये रिक्वायरमेंट चेंज होती जाती है, विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होती जाती है। क्यों होती है कोई बताएगा प्यारे बच्चों? हाँ प्यारे बच्चों को बताएगा इसको? बड़ा सिंपल है प्यारे बच्चों, बहुत सिंपल है। आप डिपॉजिटर से पैसे पकड़ते हो, लेट से 100 रुपए। जाहिर सी बात है जब आप 100 रुपए लेते हो, आप डिपॉजिटर कहते हो कि मैं आपको एक इंटरेस्ट दूंगा। ये 100 रुपए आप अपने पास नहीं रखते, ये 100 रुपए आप या तो इन्वेस्ट करते हो या एडवांस देते हो। इन्वेस्ट आपने कहां करा हुआ है? कराची स्टॉक एक्सचेंज में। आपको पता है स्टॉक एक्सचेंज का हाल क्या चल रहा है, सही है। आपने एडवांस दिया हुआ था, लेट से किसको एडवांस दिया हुआ था? आपने एडवांस दिया हुआ था हैस्कॉल को। हैस्कॉल के बारे में आपको सब पता है। ये जो 100 रुपए प्यारे बच्चों आपकी लायबिलिटी है और इस 100 रुपए को आपने यहाँ पे इन्वेस्ट और एडवांस किया है, क्या इसकी एसेट की वैल्यू भी 100 रुपए आ रही होगी प्यारे बच्चों? हाँ जी। क्या इन एसेट की आज की तारीख में मार्केट वैल्यू या फेयर वैल्यू 100 रुपए आ रही होगी प्यारे बच्चों? जल्दी छेती छेती बच्चों, जवाब सबने देना है। चलें, जवाब सबने देना है। क्या इसकी मार्केट वैल्यू? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं आ रही होगी। इसकी एसेट की वैल्यू तो लेट से 70 रुपए पे खड़ी हुई होगी, सही है। ये तो मार्केट वैल्यू से 70 रुपए होगी। सर अगर ये डिपॉजिटर्स आपसे पैसा मांगने आ जाए, क्या आप उसको पे कर पाएंगे? अगर ये डिपॉजिटर आपसे पैसा मांगने आ जाए, क्या कभी सुना है कि बैंक ही डिफॉल्ट कर गया, बैंक कह के मेरे पास पैसे ही नहीं पड़े हुए? प्यारे बच्चों ऐसा क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता बिकॉज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कहा है अपने 10 अरब रुपए आपने इन्वेस्ट करने हैं। अगर कोई बैंकिंग कंपनी बनानी है, बैंकिंग कंपनी बनानी है तो आपने 10 अरब रुपए मिनिमम पेड अप कैपिटल होगा। ये एक जमाने में प्यारे बच्चों सर्कुलर आया था 2006-2008 में, जहां मिनिमम पेड अप कैपिटल की रिक्वायरमेंट 23 बिलियन तक जा चुकी थी। बट चूंकि इकोनॉमिक रिसेशन आया था तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने रिलैक्सेशन दी थी और 2008-2009 में एक सर्कुलर जारी किया था जिसमें उसने कहा था कि हर बैंक को 31 दिसंबर 2009 तक मिनिमम पेड अप कैपिटल 10 बिलियन की रिक्वायरमेंट को पूरा करना है। क्या यहां तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? क्लियर हम सारे यहां तक? बेहतरीन। लेकिन सर एक बात बताएं, एक कंपनी ने 10 अरब का पेड अप कैपिटल रख लिया, एक कंपनी ने 10 अरब का पेड अप कैपिटल रख लिया। एक और चीज वो कहता है कि नो बैंकिंग कंपनी शैल कैरी और कंटिन्यू इट्स बिजनेस अनलेस उसका जो पेड अप कैपिटल है, और जो उसके रिजर्व्स हैं, वो भी क्या होने चाहिए? वो भी एक मिनिमम रेशियो तक होने चाहिए, एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। इस सेक्शन का कोई मतलब बताएगा? इस सेक्शन का मतलब बताएगा जब कंपनी बनी होगी तो ऑब्वियसली कोई रिजर्व्स नहीं होंगे। कंपनी जब बन के चलना स्टार्ट करेगी तो जाहिर सी बात है वो पेड अप कैपिटल जो यहां पे लिखा है वो यहां पे भी आ रहा होगा और कंपनी के कुछ रिजर्व्स भी आ रहे होंगे, सही है। वो दोनों को ऐड करके वो भी एक मिनिमम रेशियो के हिसाब से होना चाहिए जो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान प्रिस्क्राइब करता है। इसका कोई मुझे रीजन समझाएगा प्यारे बच्चों? जल्दी छेती छेती कोई इसका रीजन समझाएगा प्यारे बच्चों?
मैं आपके सामने सेक्शन पढ़ रहा हूं, मैं आपके सामने प्यारे बच्चों सेक्शन पढ़ रहा हूं। रिक्वायरमेंट एज टू द सेक्शन 13 पढ़ रहे हैं, सेक्शन 13 का सब सेक्शन 1, सब्जेक्ट टू सब सेक्शन 2, नो बैंकिंग कंपनी शैल commence business unless it has a minimum paid up capital as may be determined by the State Bank of Pakistan। ये कितना है प्यारे बच्चों, कोई बताएगा ये कितना है? जल्दी से बता दें, मैं सर्कुलर भी दिखा दूंगा आपको। ये कितना है हमारे पास? ₹10 बिलियन। 10 बिलियन क्यों है? इसका सर्कुलर भी है, आपको नेटवर्क पे सर्च करने के स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट में जाने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें आपको एक ही हैंडआउट में मिल जाएगी। शैल कमेंस और carry on business unless the aggregate of its capital and unencumbered general reserves is of such minimum value within such period as may be determined and notified by the state bank from time to time। इस सेक्शन का मतलब पूछ रहा हूं प्यारे बच्चों, इस सेक्शन का मतलब बताएंगे आप मुझे? इस सेक्शन का मतलब बताएगा प्यारे बच्चों कोई? मिनाल जबरदस्त, जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। अनस इरशाद बहुत जबरदस्त, अनस बहुत जबरदस्त। थोड़ा सा और ब्रीफ कर सकोगे प्यारे बच्चों? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, बिल्कुल सही जगह पे जा रहे हैं। थोड़ा सा और ब्रीफ करेंगे प्यारे बच्चों जल्दी। देखें, मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा प्यारे बच्चों। मैं आपके सामने कुछ बैंक्स लिख रहा हूं। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, लेट से मिनिमम पेड अप कैपिटल कितना? 10 बिलियन का। लेकिन एसेट्स कितने के? एसेट्स के 1 ट्रिलियन के। जो इन्वेस्टमेंट्स वगैरह, इट मींस डिपॉजिट और इन्वेस्टमेंट इसके पास 1 ट्रिलियन तक की है। अच्छा, एचबीएल कितनी रिक्वायरमेंट भाई? पेड अप कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी? 10 बिलियन। इसके भी जो इसने भी जो इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करी है, जो डिपॉजिट्स हैं, वो भी कितने के? लेट से 800 बिलियन। सर एक और बैंक है समिट बैंक, सर इसकी भी मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी? 10 अरब। लेकिन इसके पास जो एसेट्स आ रहे हैं प्यारे बच्चों, वो हार्डली कितने के आ रहे हैं? वो 300 बिलियन तक के एसेट्स आ रहे हैं प्यारे बच्चों। मुझे एक बात बताएं, तीनों ही इस रिक्वायरमेंट से कंप्लाई कर रहे हैं, तीनों ही बैंक्स इस रिक्वायरमेंट से कंप्लाई कर रही है। बट मुझे एक बात बताएं, ज्यादा डिफॉल्ट होने का चांस किस कंपनी में है? जल्दी से बता दें, ज्यादा डिफॉल्ट होने का चांस, मतलब आप खुद सोच के बताएं कि किस कंपनी को ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, किस कंपनी को ज्यादा कैपिटल रखना चाहिए प्यारे बच्चों? जल्दी छेती प्यारे बच्चों, किसको? समिट बैंक को नहीं, समिट बैंक को तो कम रखना चाहिए, बिकॉज समिट बैंक के डिफॉल्ट के रिस्क कम है। क्यों? उसने आगे जो एसेट्स दिए हुए वो सिर्फ 300 अरब के हैं। उसने जो आगे एसेट्स दिए हुए प्यारे बच्चों वो 300 अरब के हैं। उसमें से, उन एसेट्स में से अगर कोई डिफॉल्ट होता है, लेट से मैं कहता हूं 5% भी डिफॉल्ट होता है, 5% भी डिफॉल्ट, तो उस 5% डिफॉल्ट के अगेंस्ट उसके पास ये 10 अरब रुपए बचे हुए, ये 10 अरब रुपए का पेड अप कैपिटल है उसके पास। बट यही 5% आप इस पे लगाएं 1 ट्रिलियन पे, कितना बन जाएगा प्यारे बच्चों? 50 बिलियन प्यारे बच्चों, कितना बन जाएगा? अगर मैं कहता हूं कि जी अगर मेरा ये डिफॉल्ट का एक रेट है और अगर वो डिफॉल्ट कर जाता है तो लेट से 50 अरब रुपए डिफॉल्ट कर जाता है, तो क्या मेरे पास सफिशिएंट पेड अप कैपिटल है प्यारे बच्चों? क्या मेरे पास सफिशिएंट पेड अप कैपिटल है? अनस बिल्कुल, हायर द डिपॉजिट हायर द अमाउंट। हायर द अमाउंट किस चीज की होगी? हायर द अमाउंट मेरी इन्वेस्टमेंट, डिपॉजिट मैंने जेब में थोड़ी रखे होंगे, मैंने आगे इन्वेस्टमेंट की होगी। तो प्यारे बच्चों ये तो एक मिसमैच आ गया, ये तो मेरे पास एक मिसमैच आ गया। और किस तरीके का मिसमैच आ गया प्यारे बच्चों? इस तरीके कि नेशनल बैंक ट्रिलियन के डिपॉजिट लेके ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो भी 10 अरब रुपए लेके चल रहा है, कल को डिफॉल्ट इसके पास ज्यादा पेड अप कैपिटल होना चाहिए। इसी तरीके से एचबीएल है, ये 800 अरब रुपए के कर रहा है और इसके पास सिर्फ पेड अप 10 अरब है। समिट बैंक जो कि सिर्फ 300 अरब रुपए के डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट लेके बैठा हुआ है, उसका भी मिनिमम पेड अप कैपिटल 10 अरब है। प्यारे बच्चों इस चीज को कवर करने के लिए एक वर्ड आपने सुना होगा अक्सर, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। क्या कितने लोगों ने ये वर्ड सुना हुआ है प्यारे बच्चों? कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो प्यारे बच्चों, ये वर्ड सुना हुआ है कभी? बैंकों में बहुत ज्यादा यूज होता है और हर बैंक इसी की टेंशन लेके चल रहा होता है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, सुनिएगा,
आपका जो कैपिटल है वो एडिक्वेट होना चाहिए, आपका जो कैपिटल है वो एडिक्वेट होना चाहिए। समिट बैंक के केस में उसका कैपिटल और रिजर्व्स, कैपिटल में उसका पेड अप कैपिटल और उसके रिजर्व्स दोनों आ जाते हैं। समिट बैंक के केस में कैपिटल और रिजर्व्स उसके एडिक्वेट है। फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान में मार्केट डाउन क्रैश करती है और मुझे लगता है 10% रिस्क है लेट से, या 5% रिस्क है, तो 15 अरब रुपए का अगर डिफॉल्ट होगा तो समिट बैंक के पास अपने 10 अरब रुपए पड़े हुए हैं, वो कुछ ना कुछ कर देगा। लेकिन यही चीज अगर फॉर एग्जांपल नेशनल बैंक में होती है प्यारे बच्चों, नेशनल बैंक का शायद तभी इस चीज के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कहा है हर बैंक का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होना चाहिए। और वो रेशियो कितना होना चाहिए प्यारे बच्चों, वो रेशियो कितना होना चाहिए, वो रेशियो मेरा होना चाहिए 8% का। क्या यहां तक बात समझ आ रही है? और ये 8% का रेशियो निकलता कैसे है, इसके ऊपर एक पूरा बासिल 3 है जो कि स्टेट बैंक ने अप्रूव किया हुआ है, उसके बेसिस पे ये निकलता है। बट उसकी सिंपल सी लॉजिक ये है, मैं आपको सिंपल सी लॉजिक बता देता हूं। मेरे पास जितने भी कैपिटल्स हैं और रिजर्व्स हैं, मैं उन सबको ऐड करता हूं, मैं उन सबको ऐड करता हूं और लेट से मैं कहता हूं मेरे पास कैपिटल और रिजर्व 100 रुपए के, सही है। अगली चीज जो मैं ऐड करता हूं प्यारे बच्चों, वो क्या करता हूं, मतलब अगर मुझे रेशियो निकालना है, अगर मुझे रेशियो निकालना है प्यारे बच्चों, तो मुझे एक न्यूमरेटर चाहिए होगा, एक डिनोमिनेटर चाहिए होगा। न्यूमरेटर मेरे पास क्या होगा, न्यूमरेटर मेरे पास कैपिटल एंड रिजर्व्स होंगे। डिनोमिनेटर मेरे पास क्या होंगे, डिनोमिनेटर मेरे पास एसेट्स होंगे। लेकिन ये एसेट्स की वैल्यू वो नहीं होगी जो कि आपको बैलेंस शीट में दिख रही है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एसेट है कैश, मेरे पास एक एसेट है इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट मैंने कौन सी जगह पे की हुई है, इन्वेस्टमेंट मैंने शेयर्स में की हुई है, इन्वेस्टमेंट मैंने लेट से टीएफसीज में की हुई है, और इन्वेस्टमेंट्स मैंने लेट से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में की हुई है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में की हुई है। कुछ पैसा मेरे पास बैंक में भी पड़ा हुआ है, कुछ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास पड़ा हुआ है, और कुछ मेरा पैसा पड़ा हुआ है लेट से सिंध बैंक में पड़ा हुआ है। प्यारे बच्चों मुझे एक बात बताएं, एक बासिल 3 है पूरा जो कि आपसे कहता है कि आपने इन सारे एसेट्स के ऊपर एक रिस्क वेटेज करनी है, एक रिस्क वेटेज डिटरमाइन करनी है। मुझे बताएं इन सारे केस में कैश के ऊपर कोई रिस्क वेटेज होगी प्यारे बच्चों? क्या कैश मेरे पास जो पड़ा हुआ है, क्या इसकी वैल्यू कम हो सकती है, क्या इसके डिफॉल्ट के चांसेस हो सकते हैं? जल्दी छेती प्यारे बच्चों, क्या कैश हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते सर, कैश की आप पूरी वैल्यू ले लेंगे, सही है। प्यारे बच्चों मुझे एक बात बताएं, यहां जो मेरे पास इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट मैंने एक शेयर्स में की हुई और एक इन्वेस्टमेंट मैंने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में करी है, कहां मेरे पास रिस्क ज्यादा है प्यारे बच्चों? कहां पे मेरे पास रिस्क ज्यादा है प्यारे बच्चों? जल्दी छेती बता दें, रिस्क मेरे पास कहां पे ज्यादा है? सर जहां मैंने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करी है, वहां जो मैंने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में करी है, मुझे पता है गवर्नमेंट डिफॉल्ट नहीं कर सकती। अगर गवर्नमेंट डिफॉल्ट ही नहीं कर सकती तो ये पैसे पे मेरा कोई रिस्क नहीं है, इसकी रिस्क वेटेज लेट से 0 है। प्यारे बच्चों बैंक मैंने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास भी रखवाया हुआ है और सिंध बैंक के पास भी रखवाया हुआ है। प्यारे बच्चों किसमें डिफॉल्ट होने की कोई परसेंटेज है? जल्दी से बता दें किसमें डिफॉल्ट होने की परसेंटेज है प्यारे बच्चों? जल्दी छेती किसमें डिफॉल्ट होने की परसेंटेज? सिंध बैंक में। क्यों? सिंध बैंक की जो क्रेडिट रेटिंग है वो कम है प्यारे बच्चों। सारे एसेट्स की उसकी एक रिस्क वेटेज निकाली जाती है, कैश की रिस्क वेटेज 0 है, तो इसलिए कोई अमाउंट ही नहीं आएगी। मेरे पास जो मैंने इन्वेस्टमेंट शेयर्स पे करी हुई है उसकी एक रिस्क वेटेज है कि भाई मैंने 100 रुपए इन्वेस्ट करे, मार्केट रिस्क है, मार्केट नीचे चलेगी तो मुझे 100 रुपए रियलाइज नहीं होंगे। प्यारे बच्चों ये सारे रिस्क एसेट डिटरमाइन करने के पास मेरे पास एक नंबर आता है जिसका नाम है डिनोमिनेटर। अगर इस न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर डिवाइड करता हूं, इट शुड बी मिनिमम 8% ऑफ द टोटल कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। क्या यहां तक बात समझ आती है मेरे प्यारे बच्चों? कि यहां तक बात, इट मींस मैं कहता हूं अगर मेरे पास एसेट जितने भी हैं उसकी मैं अगर एक वैल्यू डिटरमाइन करूं कि इतना रिस्क है, इतनी वैल्यू मुझे रियलाइज नहीं हो सकेगी, तो इसके अगेंस्ट मेरे पास इतना कैपिटल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा पेड अप कैपिटल 10 रुपए है और मेरी रिस्क वेटेज एसेट जो मेरे पास है वो 100 रुपए है, प्यारे बच्चों मेरा रेशियो कितना आ गया? इस 100 रुपए को कवर करने के लिए मेरे पास कितना कैपिटल मौजूद है? इस 100 रुपए को कवर करने के लिए मेरे पास जो कैपिटल मौजूद है प्यारे बच्चों वो कितना है? 10%। रिक्वायरमेंट कितनी थी? रिक्वायरमेंट 8% की थी। ये चीज बिल्कुल सही है प्यारे बच्चों। क्या यहां तक बात समझ आती है? क्या यहां तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? इसके ऊपर पूरा बासिल 3 है, उस्मान बशीर पूरा बासिल 3 है इसके ऊपर, और उसने एक एक चीज के ऊपर आपको कैलकुलेशन दी हुई है कि आपने किस तरीके से डिटरमाइन करना है।
तभी अगर आप देखें आपका स्टॉक बढ़ रहा होगा, बढ़ रहा होगा, बढ़ रहा होगा, लेकिन कोई भी बैंक सारा का सारा पैसा स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करता। क्यों? तो स्टॉक में इन्वेस्ट करेगा, रिस्क वेटेज एसेट ज्यादा है, रिस्क वेटेज ज्यादा आ जाएगा, उसका कार्ड नॉन कंप्लायंट कर देगा। हर बैंक के फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप देख ले प्यारे बच्चों, उसने टी बिल्स में, पीआईबीज में, बैंकों में पैसा लाजमी रखवाया होगा, बिकॉज उसकी रिस्क वेटेज कम होती है। नहीं तो बैंक प्रॉफिट के चक्कर में क्या करेगी, सारा पैसा, डिपॉजिट का पैसा एडवांस पकड़ाती रहेगी, शेयर्स वगैरह में, स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट करती रहेगी। क्यों करती रहेगी प्यारे बच्चों? से ताकि ज्यादा प्रॉफिट हो, और इस प्रॉफिट के चक्कर में उसका रिस्क वेटेज इतना बढ़ जाएगा कि वो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट से नॉन कंप्लायंट कर जाएगी। क्या यहां तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? प्यारे बच्चों यहां तक क्लियर है हम सारे? तभी बैंक कभी भी सारा का सारा पैसा स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करती, तभी बैंक सारा का सारा पैसा एडवांसेस में इन्वेस्ट नहीं करती, तभी प्यारे बच्चों बैंक सारा का सारा पैसा तभी अगर आप बैंक्स के एफएस को देखेंगे, कुछ टी बिल्स में होगा, कुछ पीआईबीस में होगा, कुछ शेयर्स में होगा, कुछ एडवांसेस में होगा, ताकि उससे जो रिस्क वेटेज निकले वो कभी भी मेरा 8% से कम ना हो। एक तो मिनाल बिल्कुल सही कह रहे हो, अगर मुझे बताए ना, अगर एक पैसा मेरे पास कैश में पड़ा हुआ है, क्या इसकी रिस्क वेटेज ज्यादा होगी या मैंने शेयर्स में इन्वेस्ट किया उसकी रिस्क वेटेज ज्यादा होगी? किसकी रिस्क वेटेज ज्यादा होगी? इसका मतलब है मेरे पास जैसे जैसे रिस्क वेटेज ज्यादा बढ़ती रहेगी, मेरा डिनोमिनेटर बढ़ता रहेगा। जैसे मेरा डिनोमिनेटर बढ़ता रहेगा, इसका मतलब है मैं 8% से शायद कहीं कम ना हो जाऊं, मेरा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कम होता रहेगा। पेड मेरे पास कैपिटल रिजर्व तो 100 रुपए के ही है ना, 10 रुपए के ही है। जितने मेरे रिस्क वेटेज ऐसे डिनोमिनेटर में बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे प्यारे बच्चों, में 8% से शायद कंप्लाई ना कर सकूं। क्या यहां तक क्लियर है हम सारे? जबरदस्त प्यारे बच्चों। अगेन ये बासल 3 वगैरह ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन इसकी लॉजिक बड़ी समझने की जरूरत है कि जब आप एक कंपनी का आकर एक बैंकिंग कंपनी अपना बिजनेस चला रही होती है, तो उसको इस चीज का ख्याल रखना है कि वो थ्रू आउट द ईयर उसका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 8% से कम नहीं होना चाहिए। मतलब उसके कैपिटल और रिजर्व्स इतने होने चाहिए, इतने होने चाहिए, कितने होने चाहिए? 8% होना चाहिए। 8% ऑफ व्हाट होना चाहिए? एटलीस्ट 8% होना चाहिए। किसका? जो उसके रिस्क वेटेज एसेट्स है। देखें, लाइबिलिटी तो मैंने पूरी पे करनी है, जो मैंने डिपॉजिटर से पैसा इन्वेस्ट करा है वो मेरे पास एटलीस्ट, अगर वो डिफॉल्ट कर जाते हैं तो मेरे पास सफिशिएंट कैपिटल होना चाहिए। कितना होना चाहिए? दैट शुड बी एटलीस्ट 8%। बच्चों यहां तक बात समझ आती है सबके? चलें जी, 5 मिनट और पढ़ते हैं, फिर नमाज का ब्रेक लेते हैं। 5 मिनट और पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, फिर हम नमाज का एक ब्रेक लेते हैं। So the no banking company shall commence business or carry business unless it has a capital adequacy ratio of 8%। क्या यहां तक बात समझ आती है? लेकिन प्यारे बच्चों एक मसला है, और ये कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कैसे निकलता है? ये कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो निकलेगा पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व्स डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड एसेट्स। क्या यहां तक बात समझ आती है? ये इस तरीके से निकले। लेकिन प्यारे बच्चों हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ये जो सिटी बैंक है और ये जो आईसीबीसी है, ये इन सेक्शन से कैसे कंप्लाई करेंगे भाई? ये जो सिटी बैंक है और आईसीबीसी है, ये इस सेक्शन से कैसे कंप्लाई करेंगे? प्यारे बच्चों कोई मसला है सिटी बैंक आईसीबीसी के लिए? जल्दी से बता दें।
सिटी बैंक उधर ही रहने दो, उधर ही रहने दो। सिटी बैंक आईसीबीसी के लिए कोई मसला है प्यारे बच्चों? डेफिनेशन को देखें, क्या सिटी बैंक और आईसीबीसी के लिए कोई मसला है प्यारे बच्चों? वो उनके लिए क्या मसला है? प्यारे बच्चों सिटी बैंक और आईसीबीसी कौन थे? प्यारे बच्चों ये फॉरेन बैंक्स थे। चूंकि ये फॉरेन बैंक्स थे, नहीं फॉरेन बैंक्स तो सही है, लेकिन इनके यहां पे क्या थी? क्या पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेट हुए थे? इनकॉर्पोरेट कहां पे हुए थे प्यारे बच्चों? सर ये तो ब्रांचेस है, क्या ब्रांचेस में कभी आपने शेयर कैपिटल देखा है? क्या ब्रांचेस में कभी पेड अप कैपिटल देखा है आपने? क्या ब्रांचेस में कभी शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिजर्व्स, ये चीजें देखी है आपने? प्यारे बच्चों इसका मतलब है इन सेक्शन से आप सिटी बैंक और आईसीबीसी इनके लिए कैसे कंप्लाई करेंगे? इनके लिए कैसे कंप्लाई करूंगा? इसके लिए स्टैंडर्ड कहता है कि जी इन बैंक्स के लिए भी ये प्रोविजन जरूरी है, इन बैंक्स के लिए प्रोविजन जरूरी है, प्रोवाइडेड दैट कि जो अमाउंट बनती है वो अमाउंट वो डिपॉजिट कराएंगे। कहां डिपॉजिट कराएंगे प्यारे बच्चों? किसके पास डिपॉजिट कराएंगे? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास डिपॉजिट कराएंगे। जो अमाउंट बनती है प्यारे बच्चों वो कहां करेंगे? देखिए पेड अप कैपिटल नहीं है, अगर वो यहां पे आ रही है तो इट मींस आपने देखा होगा ब्रांचेस में एक अकाउंट होता है हेड ऑफिस अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। इट मींस वो हेड ऑफिस अकाउंट या कैपिटल अकाउंट के थ्रू या जो उसके रिजर्व्स हैं उनका एग्रीगेट जो है, जो रिक्वायरमेंट है, जितनी रिक्वायरमेंट है वो पैसा उनको कहां जमा करवाना है प्यारे बच्चों? किसके पास जमा करवाना है? वो पैसा इनको जमा करवाना है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास। क्या यहां तक बात समझ आती है? क्या यहां तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? ये पैसा किसके पास जमा कराना है? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास जमा कराना है। क्लियर है? अब अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास मैंने डिपॉजिट कराना है, अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास मैंने डिपॉजिट कराना है तो पहला यह है कि इंटरेस्ट फ्री डिपॉजिट करवा दो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास। कोई अकाउंट खुलवा के, कोई करंट अकाउंट खुलवाऊं और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास डिपॉजिट करा दो। मैं कहता हूं ये जो इंटरेस्ट फ्री है ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पीकेआर में अकाउंट में होगा, पाक रुपीस में होगा। लेकिन अगर एक बैंक आके कहे कि मैं 300 मिलियन जमा करवा रहा हूं और लेट से मैं 300 मिलियन डॉलर करवा रहा हूं, कल को मुझे ये 300 मिलियन डॉलर चाहिए होंगे तो मुझे पाक रुपीस में ठीक ठाक पैसे देने पड़ जाएंगे। क्यों देने पड़ जाएंगे? बिकॉज आपकी तो करेंसी डीवैल्यू कर रही है। तो स्टेट बैंक ने कहा आपके पास एक और ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो फॉरेन डिपॉजिट में भी ये पैसा जमा करवा सकते हैं। क्या यहां तक बात समझ आती है? और फिर तीसरा उसने आपको कहा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अप्रूव्ड सिक्योरिटीज कही हैं, कुछ अप्रूव्ड सिक्योरिटी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कही है। आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की उन अप्रूव्ड सिक्योरिटीज में भी डिपॉजिट करवा सकते हैं। इसके एग्जांपल कोई देगा प्यारे बच्चों? अप्रूव्ड सिक्योरिटीज में भी कोई डिपॉजिट, इसका कोई जवाब देगा प्यारे बच्चों? जल्दी छेती छेती। मनोज बेटा मुझे एक सेकंड दो। सर जाहिर सी बात है अप्रूव्ड सिक्योरिटीज, यहां पे मैं दो कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस करूंगा प्यारे बच्चों। एक जगह पे बैंकिंग ऑर्डिनेंस ने सिक्योरिटीज की डेफिनेशन दी है और एक जगह पे बैंकिंग ऑर्डिनेंस ने अप्रूव्ड सिक्योरिटीज की डेफिनेशन दी है। ये दो डेफिनेशन क्यों दी है? जब भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का वर्ड यूज करा है बैंकिंग ऑर्डिनेंस ने, तो बैंकिंग ऑर्डिनेंस ने कहा है कि आप अप्रूव्ड सिक्योरिटीज में, और अप्रूव्ड सिक्योरिटीज का मतलब क्या है? टी बिल्स, पीआईबीस, और बीच में आपने देखा होगा इमरान खान ने कुछ सुकूक्स वगैरह इशू करे थे, कुछ एनर्जी सुकूक इशू करे थे, कुछ जीओपी इजारा सुकूक इशू करे थे, जो कि आप ऑडिट वगैरह में देखते होंगे तो कंपनी ने एक्वायर करे थे। प्यारे बच्चों ये सारी की सारी क्या ये अप्रूव्ड सिक्योरिटीज है। क्यों? अगर आप देखें तो अगर आप टी बिल में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो टेक्निकली पैसा जा किसके पास रहा है? टेक्निकली पैसा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास ही जा रहा है। क्या यहां तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? क्लियर है हम सारे यहां तक? तो या तो मैं इंटरेस्ट फ्री अकाउंट में पीकेआर में कर सकता हूं, या तो मैं फॉरेन डिपॉजिट में कर सकता हूं, या मैं अप्रूव्ड सिक्योरिटीज में कर सकता हूं। मैं आपके सामने एक छोटी सी चीज रखने जा रहा हूं प्यारे बच्चों, और आपने ही मुझे इसका आंसर देना है। आपने ही मुझे इसका आंसर देना है। हमारे पास जो डेफिनेशन है, स्क्रीन सबको दिख रही है प्यारे बच्चों? हमारे पास जो डेफिनेशन है मेरे प्यारे बच्चों, हमारे पास डेफिनेशन में एक डेफिनेशन आ रही है। किस चीज की डेफिनेशन आ रही है प्यारे बच्चों? जल्दी से बता दें। हमारे पास डेफिनेशन आ रही है किस चीज की? अप्रूव्ड सिक्योरिटीज की।
और एक जगह हमारे पास डेफिनेशन आ रही है प्यारे बच्चों, किस चीज की डेफिनेशन आ रही है? एक जगह हमारे पास डेफिनेशन आ रही होगी, किस चीज की आ रही होगी? सिक्योरिटीज की। प्यारे बच्चों यहां पे जो सिक्योरिटीज की डेफिनेशन बताई गई है, सिक्योरिटीज का मतलब आप किसी भी शेयर्स में, किसी भी टीएफसीज में, किसी भी सुकूक्स में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये सिक्योरिटीज हैं जो कि कैपिटल इश्यू कंटिन्यूस ऑफ कंट्रोल एक्ट में डिफाइन की गई है प्यारे बच्चों। लेकिन ऊपर जो आपके पास अप्रूव्ड सिक्योरिटीज आ रही है, ऊपर जो आपके पास अप्रूव्ड सिक्योरिटीज आ रही है, इसकी डेफिनेशन में सिर्फ और सिर्फ कौन सी सिक्योरिटीज फॉल करती हैं? इसमें फॉल करती है पीआईबीज, टी बिल्स, इजारा सुकूक, जीओपी, इजारा सुकूक। प्यारे बच्चों मुझे बताएं यहाँ पे क्यों अप्रूव्ड सिक्योरिटीज का वर्ड यूज करा हुआ है? स्टेट बैंक ने क्यों सिक्योरिटी का वर्ड यूज नहीं करा और अप्रूव्ड सिक्योरिटी का वर्ड यूज किया हुआ है? जल्दी से बता दें, छेती छेती। अगर आप कहते हो तो मैं आगे थोड़ा सा और बढ़ता हूं और मैं बिजनेस की डेफिनेशन में आता हूं, जिस बिजनेस में कंपनी एंगेज हो सकती है, बैंकिंग कंपनी, अगर मैं उस पर आता हूं, यहां पे अगर आप प्यारे बच्चों देखें तो एक कंपनी कौन से बिजनेस में एंगेज हो सकती है, कौन से बिजनेस में एंगेज हो सकती है? और यहाँ पे आपको एक वर्ड दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको वर्ड दिख रहा होगा स्क्रिप्ट्स और अदर फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज। यहाँ पे अप्रूव्ड सिक्योरिटीज का वर्ड नहीं लिखा हुआ। क्यों नहीं लिखा हुआ प्यारे बच्चों? बिकॉज एक बैंक किसी भी टीएफसी, किसी भी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर सकती है, उसका बिजनेस है। लेकिन अगर कोई रिजर्व्स मेंटेन करने हैं प्यारे बच्चों, तो कल को सिटी बैंक, आईसीबीसी ये नहीं कह सकता कि मैंने फला को एडवांस दिया हुआ है, या मैंने फला के टीएफसी खरीदे हुए, या मैंने फला के शेयर्स खरीदे हुए, या मैंने फला के डिबेंचर्स खरीदे हुए, तो मैंने सिक्योरिटीज में तो इन्वेस्टमेंट करी है। तभी आपके बैंकिंग ऑर्डिनेंस से दो डिफरेंट डेफिनेशन दी है, एक अप्रूव्ड सिक्योरिटीज की दी हुई है और दूसरा सिक्योरिटीज की दी हुई है। यहां तक बात समझ आती है? सिक्योरिटीज कहीं डिफॉल्ट ना कर जाए तभी तो आपने अप्रूव्ड सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करनी है, ताकि वहां से आप रीपे कर सको। प्यारे बच्चों क्या ये लॉजिक समझ आती है आप लोगों को? प्यारे बच्चों क्या ये लॉजिक समझ आती है? अगर यहां से अप्रूव का वर्ड हटा दूं मैं, तो आप यकीन करें कितने बैंक पाकिस्तान में बंद हो चुके होते। अगर सिर्फ अप्रूव का वर्ड हटा दूं तो कितने बैंक बंद हो चुके होते, बिकॉज बैंक तो यही कहते हैं हमने तो शेयर्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट करी भी है। नहीं नहीं, सिक्योरिटीज का वर्ड यूज नहीं हो रहा, अप्रूव सिक्योरिटीज का वर्ड यूज हो रहा है। तभी बैंकिंग ऑर्डिनेंस ने दो डिफरेंट डेफिनेशन दी है, एक जगह पे अप्रूव सिक्योरिटीज लिखा हुआ है, दूसरी जगह पे सिक्योरिटीज लिखा हुआ है। क्या यहां तक बात समझ आ रही है? मैं सबसेक्शन 2 पढ़ रहा हूं आपके साथ प्यारे बच्चों। नो बैंकिंग कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान शैल बी डीम्ड टू हैव कंप्लाइड विद द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 अनलेस, मतलब दोनों रिक्वायरमेंट से उस वक्त तक कंप्लाई नहीं करेगा, उस वक्त तक कंप्लायंस तस्वुर नहीं की जाएगी, अनलेस इट डिपॉजिट्स एंड कीप डिपॉजिट विद दी, हाँ जी, विद दी स्टेट बैंक एंड अमाउंट by transfer of funds from outside Pakistan, outside Pakistan मतलब वही head office account, or in the form of asset acquired out of the remittable profit made by it from the deposit in Pakistan, जो इसने यहां से पैसे कमाए होंगे जो यहां पे रिजर्व है, which is not less than what is required to be maintained under subsection 1, जो हमने दो सबसेक्शन पढ़े, which is not less than what is required to be maintained under subsection 1 in any one or more of the following forms, namely interest free deposit in cash in Pak rupees, interest free deposit in a freely convertible approved foreign exchange, deposits of unencumbered approved securities। और approved securities में मेरे पास प्यारे बच्चों क्या आता है? मेरे पास टी बिल्स आ जाते हैं, मेरे पास पीआईबीस आ जाते हैं, मेरे पास गवर्नमेंट के एनर्जी सुकूक आ जाते हैं, मेरे पास इजारत सुकूक आ जाते हैं। क्या यहां तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? क्या यहां तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? चलें, जबरदस्त प्यारे बच्चों, 15 मिनट का ब्रेक है। अनइनकम्बर्ड का मतलब है दैट इज फ्री फ्रॉम एनी लायबिलिटी। ऐसा नहीं होता कि वो मैंने टी बिल्स पीआईबी में इन्वेस्टमेंट करी हुई और उसको आगे सिक्योरिटी के तौर पर रखवा दिया है। मैंने टी बिल्स पीआईबी इन्वेस्टमेंट करी और आगे मैंने पकड़ा दिया किसी और को और मजीद लोन वगैरह ले लिया। दैट शुड बी अनइनकम्बर्ड। क्लियर है? इनकम्बर्ड का मतलब है फ्री फ्रॉम एनी लायबिलिटी, फ्री फ्रॉम एनी बर्डन। कल को स्टेट बैंक उसको बेचने जाए, कोई दूसरा बैंक आ जाए, वो कहे यार तो मेरे पास इसने सिक्योरिटी रखवाई थी, मेरे पास मॉर्गेज रखवाया हुआ था, मेरे पास प्लेज करवाए हुए थे। लेकिन आगे एक सेक्शन है जो कि कहता है अगर आप बैंक के साथ रेपो रिवर्स रेपो कर सकते हो तो वो अलाउड है। वो भी हम आगे पढ़ते हैं इंशाल्लाह। क्लियर है प्यारे बच्चों?
चलें बच्चों स्टार्ट करें। वीडियो ऑडियो क्लियर है प्यारे बच्चों? भाई ये मिटाना था, ये मिटाना था। चले तो प्यारे बच्चों, हमने एक चीज स्टार्ट करी कि नो बैंकिंग कंपनी शैल commence its business unless it has a minimum paid up capital। और वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का नोटिफिकेशन है, सर्कुलर है, जिसके हिसाब से कितना होना चाहिए प्यारे बच्चों? 10 अरब रुपए का होना चाहिए। ठीक है, वो कितना रुपए होना चाहिए? वो 10 अरब रुपए होना चाहिए। प्लस कमेंस करके वो अपने बिजनेस को कैरी भी नहीं कर सकती, कंटिन्यू भी नहीं कर सकती, अनलेस उसके जो कैपिटल है और जो उसके रिजर्व्स है, एग्रीगेट ऑफ कैपिटल एंड रिजर्व्स, एटलीस्ट वो मिनिमम ना हो। कितने मिनिमम ना हो? वो किस चीज की बात करता है? वो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की बात करता है, जो कि कितना होना चाहिए? 8% तक होना चाहिए। सर यहाँ पे वर्ड आ रहा है कैपिटल के, यहाँ पे वर्ड आ रहा है पेड अप कैपिटल का। सर बैंकिंग कंपनी की डेफिनेशन में तो वो फॉरेन बैंक्स भी शामिल थे जो कि कहीं और इनकॉर्पोरेट हुए थे और पाकिस्तान में आके उसने ब्रांच ऑफिस खोली हुई है। सर उसके लिए स्टेट बैंक, उसके लिए बैंकिंग ऑर्डिनेंस का सबसेक्शन 2 कहता है कि सर ये जो सेक्शंस हैं ये फॉरेन बैंकिंग कंपनीज को भी कंप्लाई करने पड़ेंगे। बट किस सूरत में कंप्लाई करने पड़ेंगे? इस तहत जो अमाउंट बनती है, इसके तहत जो अमाउंट बनती है, लेट से 10 अरब रुपए की जो अमाउंट बनती है, या कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो में जो आपका मिनिमम कैपिटल और रिजर्व्स होने चाहिए, वो जो एक अमाउंट बनती है, वो अमाउंट आपने किसको डिपॉजिट करवाना है? सर ये किसकी बात कर रहा है? ये फॉरेन बैंक्स की बात कर रहा है। वो अमाउंट फॉरेन बैंक्स में, वो बैंक सर जिसकी ब्रांच यहाँ पे खुली हुई है, सर उसको ये अमाउंट कहाँ डिपॉजिट करवाना होगा? किसके पास डिपॉजिट करवाना होगा? सर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास डिपॉजिट कराना होगा। सर उनके पास 3 तरीके हैं, या तो तीनों तरीकों से मिक्स करके कर दे, या किसी भी एक में ये सारे डिपॉजिट करा दे। क्या मतलब? सर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पीकेआर अकाउंट में, जो पाक रुपी अकाउंट है, वहां करा दे। स्टेट बैंक के पास एक फॉरेन करेंसी अकाउंट खुलवाए, वहां पे डिपॉजिट करवा दे। सर यहाँ पे एक काम ये करे कि जो अप्रूव्ड सिक्योरिटीज है, जो अप्रूव्ड सिक्योरिटीज है उसमें डिपॉजिट कराए। प्यारे बच्चों, ये अप्रूव्ड सिक्योरिटीज एक डेफिनेशन है जो कि बैंकिंग ऑर्डिनेंस ने बताई है। बैंकिंग ऑर्डिनेंस ने सिक्योरिटीज की 2 डेफिनेशन बताई है, एक सिक्योरिटीज की डेफिनेशन है और एक अप्रूव्ड सिक्योरिटीज की डेफिनेशन है। यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया है वो अप्रूव्ड सिक्योरिटीज का किया हुआ है। क्यों? बिकॉज ये अप्रूव्ड सिक्योरिटीज मेरे पास टेबल्स, पीआईबीस, जीओपी के इजारा सुकूक, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के एनर्जी सुकूक जो इमरान खान ने इशू करे थे। सर ये जितने भी सुकूक होते हैं जो कि गवर्नमेंट इशू करती है, एट दी एंड पैसा किसके पास है? गवर्नमेंट के पास। और गवर्नमेंट के पास अगर पैसा है तो इसकी रिस्क वेटेज बहुत कम हो जाती है। तो आप तीनों में से किसी भी तरीके से, या तीनों में, या फिर हाफ हाफ करके, या किसी एक में आप ये पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं। ख्याल रखिएगा सिक्योरिटीज का वर्ड यूज नहीं करना, बिकॉज सिक्योरिटीज की डेफिनेशन में बताया गया है कि जी आपने सर्टिफिकेट्स में, आपने शेयर्स में, आपने डिबेंचर्स में, आपने टीएफसी में अगर इन्वेस्टमेंट करी है, वो सिक्योरिटीज में होती है। इस सूरत के कंप्लायंस करने के लिए सिक्योरिटी की इन्वेस्टमेंट तस्वुर नहीं की जाएगी, आपने अप्रूव्ड सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करनी होगी। क्या यहां तक बात समझ आती है? सर ये जो फॉरेन बैंक है, अच्छा अब ये जो रिक्वायरमेंट है, इन सब के लिए एक रिक्वायरमेंट है। स्टेट बैंक ने, बैंकिंग ऑर्डिनेंस ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को ये राइट दिया हुआ है कि अगर स्टेट बैंक ऑफ चाहे, फॉर एग्जांपल किसी का मिनिमम पेड अप कैपिटल 10 बिलियन नहीं हो पा रहा लेट से, या उसके कैपिटल और रिजर्व्स वो मिनिमम नहीं है। क्या मतलब मिनिमम नहीं है? भाई लॉसेस आ गए, पेड अप कैपिटल 10 बिलियन था लेकिन एक साल पहले साल लॉस आ गया। अब जब पहले साल लॉस आ गया तो अब जो मेरे पास पेड अप कैपिटल रिजर्व्स है वो तो 9 अरब रुपए के हो गए, 9 अरब रुपए के ऊपर हो गए। तो इसका मतलब मिनिमम पेड अप कैपिटल की रिक्वायरमेंट से तो मैं कंप्लाई कर ही नहीं पा रहा। इस केस में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान चाहे तो बाय ऑर्डर इन राइटिंग उन बैंकिंग कंपनीज को कह सकता है कि जी आप मेरे पास कुछ पैसा डिपॉजिट कराएं, आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में पैसा डिपॉजिट कराएं। अगर आप पेड अप कैपिटल इशू नहीं कर सकते, आप मजीद शेयर्स इशू नहीं कर सकते, आप कुछ मेरे पास पैसा डिपॉजिट कराएं। समझने की कोशिश करिएगा, मिनिमम पेड अप कैपिटल नहीं हो पा रहा है, इट मींस कंपनी लॉसेस में आ रही है। कंपनी लॉसेस में आ रही है तो इसका मतलब है वो डिपॉजिटर्स को डिफॉल्ट कर जाएगा। तो जो पैसा उसने कहीं और इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, एडवांसेस किए हुए, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की हुई है, वहां से उसको विड्रॉ करके किसके पास पैसा जमा करवाना पड़ेगा? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास पैसा जमा करवाना पड़ेगा। क्या यहां तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? क्लियर हम सारे यहां तक? ऑनलाइन वालों बच्चों थोड़ा जवाब देना है, मैं जल्दी छेती छेती।
सेट है? चलें जी प्यारे बच्चों, एक मसला है, एक बहुत बड़ा मसला है, और मसला ये है कि जो फॉरेन बैंक्स थे या वो बैंक जो पाकिस्तान के बाहर इनकॉर्पोरेट हुए थे और पाकिस्तान में ब्रांच खोली हुई है उन्होंने, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं ये आईसीबीसी है, लेट्स से ये चाइना का एक बैंक है, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना, ये एक चाइना का बैंक है सर, और चाइना के बैंक ने लेट्स से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास लेट्स से 15 अरब रुपए जमा करवाए हुए, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास 15 अरब रुपए जमा कराए हुए। सर कल को ये जो आईसीबीसी ब्रांच है, ये आईसीबीसी ब्रांच है सर, लेकिन फॉर एग्जांपल कल को आईसीबीसी जो चाइना में इनकॉर्पोरेट हुई है, प्यारे बच्चों, और कल को अगर ये बैंक करप्ट हो जाती है, ये किसी सूरत में लिक्विडेट हो जाती है या बैंक करप्ट हो जाती है, तो सर वो तो कहेगी भाई ये पैसा तो मेरा है, ये 15 अरब रुपए का मैंने पैसा ब्रांच में जमा किया, तो ब्रांच का पैसा तो मेरा है, तो मैं चाइना के जो शेयर होल्डर्स हैं उनको ये अमाउंट सेटल करूंगा। प्यारे बच्चों, बैंकिंग ऑर्डिनेंस ने एक सेक्शन डाल दिया है कि जो 15 अरब रुपए हैं ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी जो क्रेडिटर्स होंगे, पाकिस्तानी ऑपरेशंस में जो क्रेडिटर्स होंगे उनको उनकी सेटलमेंट के लिए होगा, तभी अगर कोई ब्रांच बाहर आती है तो वो क्लॉज पढ़ के आती है कि जी हम जो पैसा लगा रहे हैं, कल को ग्लोबली अगर हम लिक्विडेट कर गए और यहाँ पे ब्रांच बंद करनी पड़ी तो यहाँ से पैसा जो होगा वो क्रेडिटर्स को पहले सेटल होगा, रादर देन ग्लोबल क्रेडिटर्स को पहले सेटल होगा। क्या यहाँ तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? ऑनलाइन वालों यहाँ तक क्लियर है प्यारे बच्चों? any amount deposit and kept deposit with the state bank under subsection 2 by any banking company incorporated outside Pakistan shall, in the event of the company ceasing for any reason to carry on banking business in Pakistan, be an asset of the banking company on which the claims of all the creditors of the banking company in Pakistan shall be at a first charge। क्या यहां तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? क्या ये सेक्शन समझ आता है प्यारे बच्चों? बेहतरीन हो गया प्यारे बच्चों, बेहतरीन। अच्छा, अगर मैं एक और सेक्शन पढ़ूं जो हमने समझा अभी, without prejudice to the provision section of 83, the state bank may by order in writing require any banking company which has failed to comply with the provision of clause B of subsection 1 within the period determined, notifying that clause to deposit with the state bank such amount not exceeding the amount by which the aggregate value of the capital and unencumbered general reserve of such banking company falls short of the minimum amount of the aggregate of the capital and unencumbered general reserve required to be maintained। जो डिफरेंस है जो आपके पास अभी आ रहा है रिजर्व्स और कैपिटल और जो आना चाहिए, इसका जो डिफरेंस है, स्टेट बैंक बाय ऑर्डर इन राइटिंग आपसे कह सकता है कि आपने ये पैसा कहां पे डिपॉजिट कराना है प्यारे बच्चों? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास डिपॉजिट करवाने का। यहां तक बात समझ आ रही है? एंड एवरी बैंकिंग कंपनी which is so required shall be bound to comply with the order। क्लियर है प्यारे बच्चों यहां तक? वो कहता है if any dispute arising in computing the aggregate value of the capital and unencumbered general reserve of any banking company, a determination by the state bank shall be final। स्टेट बैंक जो अमाउंट डिटरमाइन करेगा वो फाइनल होगी। एक एक्सप्लेनेशन दी हुई है, for the purpose of this section the expression value means the real or exchangeable value, or if the real or exchangeable value exceeds the nominal value, the expression capital and unencumbered general reserve means paid up capital and such other item as may be notified in this regard by the State Bank of Pakistan from time to time। देखें ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है प्यारे बच्चों, एग्जाम के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये सुनिएगा मेरी बात को, आपने फॉरेन करेंसी अकाउंट में पैसा जमा कराया, आपकी रिक्वायरमेंट कितनी थी? लेट से 15 अरब रुपए की थी, लेट से, तो 15 अरब के लिए मैं एज्यूम कर रहा हूं आपने $150 मिलियन जमा कराया, आपने $150 मिलियन जमा कराया, जिसकी फॉर एग्जांपल वैल्यू कितनी बन रही थी पाक रुपए में? रुपीस 15 बिलियन। सही है सर? फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की करेंसी बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर गई
और इसकी जो वैल्यू है, दो सिनेरियोज हो सकते हैं सर, या तो पाक रुपीस आपकी डेप्रिशिएट कर जाएगी या अप्रिशिएट कर जाएगी। अगर तो डेप्रिशिएट कर जाती है आपकी करेंसी फॉर एग्जांपल, और इसकी वैल्यू 16 अरब रुपए हो जाती है, आप 15 अरब रुपए को ही तस्वुर करेंगे जो इसकी नॉमिनल वैल्यू है। लेकिन अगर आपकी पाकिस्तान करेंसी अप्रिशिएट कर जाती है और वैल्यू 14 बिलियन पे आ जाती है, कम हो जाती है प्यारे बच्चों, इट मींस अब मैं ये कम वैल्यू लूंगा और मैं ये कहूंगा कि जी 15 अरब की रिक्वायरमेंट थी, आपने जो पैसा जमा करवाया है कितने का करवाया हुआ है, 14 अरब रुपए का करवाया हुआ है, तो आपको मजीद 1 अरब रुपए का पैसा जमा करवाना होगा। इसको आप यूं भी समझ सकते हैं, मैं अगर अप्रूव्ड सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करता हूं तो जो मेरे पास टी बिल्स, पीआईबी, सुकूक है, इसकी हमेशा कोई ना कोई फेयर वैल्यू आ रही होती है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने 10 अरब रुपए के पैसे जमा करवाए हुए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास इन द फॉर्म ऑफ दीज सिक्योरिटीज, अगर कल को इसकी मार्केट वैल्यू 9 अरब रुपए हो जाती है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कह सकता है कि आपने 1 अरब रुपए कम जमा करवाए, बिकॉज जो उसकी रियल और एक्सचेंजेबल वैल्यू है वो नॉमिनल वैल्यू से कम है। अगर तो नॉमिनल वैल्यू से ज्यादा है, लेट से कल को इसकी मार्केट वैल्यू 19 अरब रुपए हो जाती है, तब मैं यही अज्यूम करूंगा कि उसने 10 अरब रुपए ही मेरे पास जमा करवाए। क्या यहां तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? क्लियर इस सेक्शन पे? हम इस सेक्शन को एक बार वापस से पढ़ लीजिए। For the purpose of this section, the expression value means the real or exchangeable value, or if the real or exchangeable value exceeds the nominal value, then the nominal value। क्या यहां तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? चले जी, जबरदस्त प्यारे बच्चों, ये हमारे पास कुछ सेक्शन थे मिनिमम पेड अप कैपिटल से रिलेटेड। एक सेक्शन हम पढ़ते हैं, एक सेक्शन जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो है कैपिटल से रिलेटेड। चले ये आखिरी टॉपिक है, इसके बाद ऑफ करते हैं। ये समझ लें, ये सेक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सेक्शन है। इस सेक्शन के अंदर अगर आप वैसे खुद से एक बार रीड करेंगे थोड़ी सी मुश्किलात पेश आएंगी। एक काम करते हैं, इसकी एक जबरदस्त सी हम डायग्राम बना लेते हैं, डायग्राम बनाने के बाद इसको समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्यारे बच्चों देखें, स्टैंडर्ड कहता है हर बैंकिंग कंपनी का जो 3 चीजें होंगी, एक ऑथराइज कैपिटल होगा, एक पेड अप कैपिटल होगा, एक सब्सक्राइब कैपिटल होगा, और एक मेरे पास होगा पेड अप कैपिटल। सही है? अच्छा, आज की तारीख में नॉर्मली पेड अप कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल सेम ही होते हैं। सही है? एक जमाने में पार्टली पेड शेयर्स का इशू था, लेकिन ये बहुत पहले खत्म हो चुका है। अब आप अनपार्टली शेयर्स को आप एक्वायर नहीं कर सकते। लेकिन बैंकिंग ऑर्डिनेंस के 1962 का, तो यहाँ पे क्लॉज है, और क्लॉज ये है कि अगर आपका ऑथराइज कैपिटल 100 रुपए है तो आपका सब्सक्राइब कैपिटल एटलीस्ट 50%, 100 रुपए से हाफ, इससे कम नहीं होना चाहिए। या तो 50 होना चाहिए या 50 से ज्यादा होना चाहिए। सब्सक्राइब कैपिटल shall not be less than 1/2 of the authorized capital। क्या यहां तक बात समझ आती है? और जो आपका पेड अप कैपिटल होगा वो सब्सक्राइब कैपिटल का 1/2 से कम नहीं होना चाहिए। मतलब पेड अप कैपिटल आपका 25, अगर तो 50 रुपए है तो 25 या 25 से ज्यादा होना चाहिए। आज की तारीख में प्यारे बच्चों, ये दोनों अमाउंट्स हमारी नॉर्मली सेम होती हैं। इसलिए सेम होती है बिकॉज पार्टली पेड शेयर्स का कॉन्सेप्ट नहीं है। पहले के जमाने में आप शेयर सब्सक्राइब कर लेते थे, आप कहते ठीक है जी मैं 100 शेयर्स खरीदूंगा, 10 रुपए का एक शेयर है, मुझे 1000 रुपए देने हैं, लेकिन मैं आपको 400 रुपए दे रहा हूं। तो 1000 रुपए सब्सक्राइब कैपिटल में आते थे, 400 रुपए पेड अप कैपिटल में आते थे। अब ये रिस्ट्रिक्शन, जो पहले चीज अलाउड होती थी, अब कंपनीज एक्ट में ये चीज अलाउड नहीं है। क्या यहां तक बात समझ आती है? ये बैंकिंग ऑर्डिनेंस के लिए उसने उसको एक क्लॉज दिया हुआ है। फिर उसने कहा है कि जो कैपिटल है बैंकिंग कंपनी के लिए, इट कंप्राइजेस ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स एंड non-cumulative preference shares।
क्या यहां तक बात समझ आती है? कैपिटल मींस जो मेरे ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल होगा वो, प्लस जो मेरे नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होंगे, इनडेफिनेट नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होंगे, वो भी कैपिटल की डेफिनेशन में फॉल कर सकते हैं। इस तरह कहता है एक बंदे ने 5 शेयर सब्सक्राइब किए लेकिन पैसे आधे दिए, तो उसका वोटिंग राइट कितना होगा? इस तरह कहता है वोटिंग राइट हमेशा पेड अप कैपिटल को सामने रख के डिटरमाइन किया जाएगा। वोटिंग राइट्स हमेशा पेड, जितना पैसा उसने पे करा है उसके हिसाब से वोटिंग राइट्स होंगे। जो अनपेड अप कैपिटल है वो वोटिंग राइट को डिटरमाइन नहीं करेगा। कहीं यहां तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? ऑनलाइन वालों के यहां तक क्लियर? हम सारे प्यारे बच्चों जल्दी जवाब दे दें, छेती छेती। बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया बच्चों। चले अब इसके अंदर कुछ एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, और जबरदस्त कॉन्सेप्ट यह है कि कोई भी बंदा 5% से ज्यादा शेयर्स बैंकिंग कंपनी के एक्वायर्ड नहीं कर सकता। कोई भी बंदा 5% से ज्यादा शेयर्स बैंकिंग कंपनी के एक्वायर्ड नहीं कर सकता। कोई इंडिविजुअल पर्सन, इंडिविजुअल शेयरहोल्डर 5% से ज्यादा शेयर्स एक्वायर्ड नहीं कर सकता। सर ये कैसी बातें कर रहे हैं? हम तो सुनते थे सिल्क बैंक में शौकत तरीन की होल्डिंग है, सिल्क बैंक तो जहांगीर तरीन का है या फिर शौकत तरीन का है, और ये जो एक जमाने में हमारे पास पुराने फाइनेंस मिनिस्टर होते थे उनके एक दो बैंक है, तो सर वो उन्होंने कैसे एक्वायर कर लिया था? कोई भी बंदा 5% ज्यादा शेयर्स एक्वायर नहीं करता। आगे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कहता है अगर तो उसके पास या तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की अप्रूवल होनी चाहिए, या तो उसकी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की अप्रूवल प्यारे बच्चों या उसके पास होगी, या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की अप्रूवल उसके पास नहीं होगी। क्या यहां तक डायग्राम समझ आती है? इट मींस एक इंडिविजुअल पर्सन 5% से ज्यादा शेयर्स एक्वायर कर सकता है, प्रोवाइडेड दैट उसने किसकी अप्रूवल ली हुई है? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की। अगर तो उसने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की अप्रूवल नहीं ली हुई और वो 5% से ज्यादा शेयर्स एक्वायर करके बैठा हुआ है, तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास ये इख्तियार है कि वो बाय ऑर्डर इन राइटिंग एक खत लिख सकता है इस बंदे को, और उसको कहेगा कि जी शराफत से आप ये शेयर्स या तो डिसइन्वेस्ट कर दें, या इस शेयर्स को ट्रांसफर कर दें, या अपनी होल्डिंग 5% से कम ले आए। और जब आप ट्रांसफर करेंगे, डिसइन्वेस्ट करेंगे, किसको करना चाहिए? ये एक फिट एंड प्रॉपर पर्सन को करना चाहिए। एक फिट एंड प्रॉपर पर्सन को करना चाहिए। एक पूरा क्राइटेरिया बताया हुआ फिट एंड प्रॉपर पर्सन का। ऑब्वियसली वो माइनर नहीं हो सकता, वो पागल नहीं हो सकता, तो वो एक सारा क्राइटेरिया बताया हुआ। तो फिट एंड प्रॉपर पर्सन को आपने ये शेयर्स ट्रांसफर करना है। अच्छा, दो सूरत निकलेंगी, या तो बंदा ये शेयर ट्रांसफर कर देगा या ये बंदा शेयर्स ट्रांसफर नहीं करेगा। इसके ऊपर हम आते हैं। सर अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की अप्रूवल है आपके पास और आप 5% ज्यादा शेयर्स कैरी कर रहे हैं, सर अगर आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को ये लगता है कि ये जो बंदा है जिसके पास 5% से ज्यादा शेयर्स है ये फिट एंड प्रॉपर नहीं है, ये फिट एंड प्रॉपर नहीं है, या तो ये फिट एंड प्रॉपर होगा प्यारे बच्चों, या ये फिट एंड प्रॉपर नहीं है। अगर तो ये फिट एंड प्रॉपर बंदा नहीं है प्यारे बच्चों, तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास इख्तियार है अगेन कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बाय ऑर्डर इन राइटिंग उसको कहेगा या तो इस शेयर्स को आप डिसइन्वेस्ट कर दें, या इस शेयर्स को आप ट्रांसफर कर दें, या अपनी होल्डिंग 5% से लेट से कम लेके आ जाएं। क्या यहां तक बात समझ आती है हमको? ये क्लियर है? अच्छा, तो एक हमारे पास क्लॉज ए है कि या तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की उसके पास अप्रूवल ही नहीं है, और अगर अप्रूवल है तो वो बंदा फिट एंड प्रॉपर ही नहीं है। अगर मेरे पास कहीं पे भी ये सिनेरियो अराइज हो जाता है तो मैं इसके हिसाब से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास इख्तियार है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास इख्तियार है कि बाय ऑर्डर इन राइटिंग इस बंदे को कह सकता है कि जी आप अपने शेयर्स को क्या करें? डिसइन्वेस्ट करें। किसको डिसइन्वेस्ट करें? फिट एंड प्रॉपर पर्सन को डिसइन्वेस्ट करें। क्लियर है हम सारे यहां तक प्यारे बच्चों? यहां तक क्लियर है? मैं 2 मिनट दे रहा हूं प्यारे बच्चों, इस डायग्राम को जल्दी से नोट करें। मैं 2 मिनट दे रहा हूं, उसके बाद हमने आगे कुछ क्लॉजेस पढ़ने हैं, तो 2 मिनट सुकून से इसको नोट करें ताकि इसके बाद हम इसके सेक्शंस को देखें।
चले जी, तो कोई भी बंदा 5% ज्यादा शेयर्स एक्वायर नहीं कर सकता अनलेस उसके पास स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की अप्रूवल है। अगर उसके पास स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की अप्रूवल नहीं है तो या तो वो अप्रूवल के लिए जाए या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बाय ऑर्डर इन राइटिंग उसको कह सकता है कि जी ये शेयर्स आप डिसइन्वेस्ट करें, इसको ट्रांसफर करें, या आपकी होल्डिंग 5% से कम होनी चाहिए। किसको ट्रांसफर करे? फिट एंड प्रॉपर पर्सन को करे। या तो वो फिट एंड प्रॉपर पर्सन को करेगा या फिट एंड प्रॉपर पर्सन को नहीं करेगा। दो पॉसिबिलिटीज आती है, उसको समझना है। सर अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की अप्रूवल है लेकिन जिस बंदे के पास 5% से ज्यादा शेयर्स है वो बंदा फिट एंड प्रॉपर नहीं है, या तो वो बंदा फिट एंड प्रॉपर होगा या वो बंदा फिट एंड प्रॉपर नहीं होगा। अगर तो वो बंदा फिट एंड प्रॉपर नहीं है प्यारे बच्चों, तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बाय ऑर्डर इन राइटिंग इस बंदे को कह सकता है, मिस्टर ए को कह सकता है कि जी आप शेयर्स को डिसइन्वेस्ट करें, ट्रांसफर करें, 5% से कम लेकर आए। किसको? फिट एंड प्रॉपर पर्सन को डिसइन्वेस्ट करें। क्या यहां तक बात समझ आती है हमें? अच्छा, यहां पे दोनों केसेस में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक ऑर्डर दे रहा है। यहां पे दोनों केसेस में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक ऑर्डर दे रहा है। इन दोनों केसेस में प्यारे बच्चों स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ये ऑर्डर दे रहा है, और ये ऑर्डर उस वक्त तक नहीं दे सकता जब तक इस मिस्टर ए को सामने बुला के उसको सुन ना लिया जाए, उसकी रिप्रेजेंटेशन को ना सुन लिया जाए, तब तक ये ऑर्डर जारी नहीं कर सकता। तो ऑर्डर देते हुए उसको डिसइन्वेस्ट का कह तो सकती है, लेकिन ये कहेगी, लेकिन उस बंदे के पास राइट है कि वो चाहे तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के इस डिसीजन को चैलेंज कर सकता है, उसको एक सुनने का मौका दिया जाए, वो जाके इसके सामने बात कर सकता है। क्या यहां तक बात समझ आती है? लेकिन अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इसको ऑर्डर देता है कि भाई आप ये शेयर्स बेच दें, आपने मुझसे अप्रूवल नहीं ली, या आप फिट एंड प्रॉपर नहीं है, तो आप इस शेयर्स को बेच दें या ट्रांसफर कर दें या कर दें। लेकिन अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि जिस बंदे के पास शेयर्स हैं वो डिपॉजिटर्स के लिए या पब्लिक के लिए या बैंक के लिए किसी भी किस्म का कोई डैमेज कर सकता है, डिट्रीमेंटल कर सकता है, तो इस केस में इस ऑर्डर के साथ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकता है, एक इंटरिम ऑर्डर भी दे सकता है, एक रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकता है। और क्या रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है? जब तक तुम मेरे पास आके मिल नहीं लेते उस वक्त तक तुम इस शेयर्स को किसी और को ट्रांसफर नहीं करोगे। अगर ये बैंक राइट इशू करेगा तो आप राइट शेयर्स भी एक्वायर नहीं कर सकते। अगर कोई कैश डिविडेंड भी दिया जाएगा इस दौरान 14-15 दिन में, तो आप इस डिविडेंड को भी हासिल नहीं कर सकते, इस डिविडेंड के ऊपर भी आपका राइट नहीं है। तो किसी भी किस्म का बोनस शेयर, राइट शेयर, ट्रांसफर शेयर्स प्यारे बच्चों, आप अगर स्टेट बैंक चाहे तो लेट्स उस बंदे को कहे कि जी 10 दिन बाद, इस नोटिस के 10 दिन बाद आप मेरे पास आए, और उसको लगता है कि 10 दिन तक अगर शेयर्स रखा रहेगा तो बैंक का नुकसान हो सकता है, डिपॉजिटर का नुकसान होता है। इस केस में उसको कह सकता है कि आप ये शेयर्स ट्रांसफर नहीं कर सकते, आप राइट शेयर एक्वायर नहीं कर सकते, आप डिविडेंड। फॉर एग्जांपल अबराज ग्रुप का सबको पता है प्यारे बच्चों, तो अबराज ग्रुप पर स्कैंडल थे, मसला था, तो बंदा भले ही फिट एंड प्रॉपर था, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से अप्रूवल भी ली हुई थी, लेकिन अगर लगता है कि 15-20 दिन और शेयर्स रखेगा और वोटिंग राइट में एक्सरसाइज करेगा और कुछ कर लेगा, तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान उसके ऊपर एक इंटरिम ऑर्डर भी पास कर सकता है, उसको प्रोहिबिट कर सकता है ये सारे काम करने से। जो कंपनीज एक्ट के हिसाब से उसका राइट है उसको प्रोहिबिट भी कर सकता है। क्या यहां तक बात समझ आती है ऑनलाइन वालों? क्लियर है प्यारे बच्चों यहां तक? अच्छा, अब मेरी बात सुनिएगा। तो हमारे पास जो ऑर्डर देगा तो ऑर्डर उसके लिए रिप्रेजेंटेशन का होना जरूरी है, और मीनवाइल उसके ऊपर ये काम भी कर सकता है। अच्छा, अगर तो ये फिट एंड प्रॉपर पर्सन को नहीं बेचता, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की अप्रूवल नहीं है, स्टेट बैंक ने कहा बेटा बेचो, वो कहता है मैं नहीं बेचूंगा, अगर नहीं बेचेगा वो शेयर्स, तो बैंकिंग ऑर्डिनेंस ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को यहां तक राइट दिए हैं कि वो उसके बिहाफ पे उसके शेयर सेल कर देगा, उसके बिहाफ पे उसके शेयर सेल कर देगा, और जो भी प्रोसीड्स मिलेगी और जो भी कमीशनिंग और ट्रांजैक्शन कॉस्ट होगी उसको माइनस करके स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान उस बंदे को प्रोसीड्स जमा करवा सकता है। स्टेट बैंक के पास यहां तक राइट है कि जी इस बंदे के पास तो शेयर्स पड़े हुए होंगे और शेयर्स तो सीडीसी में पड़े होंगे, स्टेट बैंक के पास यहां तक राइट है कि वो डुप्लीकेट शेयर्स भी बनवा सकता है और सीडीसी को ये इंस्ट्रक्शंस भी दे सकता है कि जी ये शेयर्स अब आपके नल एंड वाइड हो चुके हैं। क्या यहां तक बात समझ आती है? अगर तो ये बंदा नहीं मानता, और अगर 5% से ज्यादा शेयर जो बंदा फिट एंड प्रॉपर नहीं है, अगर बंदा फिट एंड प्रॉपर नहीं है, तो इस केस में भी उसको कहा गया है कि आपने फिट एंड प्रॉपर पर्सन को डिसइन्वेस्ट करना है, या तो वो डिसइन्वेस्ट करेगा या वो डिसइन्वेस्ट नहीं करेगा। अगर तो नहीं करता प्यारे बच्चों, अगेन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास ये राइट है कि वो उसके बिहाफ पे उसके शेयर्स को सेल कर सकता है, जो प्रोसीड्स मिलेगी, जो एक्सपेंसेस में उसको माइनस करके नेट अमाउंट उसको पे करेगा, और सीडीसी को इंस्ट्रक्शन दे सकता है कि जी आप इसको रजिस्टर करें, और डुप्लीकेट शेयर्स भी इशू करवा सकता है। क्या यहां तक बात समझ आती है ऑनलाइन वालों? यहां तक मेरे प्यारे बच्चों बात समझ आती है?
उबैद साहब, अनस, प्यारे बच्चों, आप लोग क्लियर हो सारे यहाँ तक? तो ये एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सेक्शन था, हमने कोशिश करा कि इसका एक फ्लो चार्ट बना लें, और इसी फ्लो चार्ट को अब जल्दी से हम प्यारे बच्चों एक काम करते हैं, हम सेक्शन से भी रीड कर लेते हैं ताकि जो फ्लो चार्ट हमने बनाया उसकी अंडरस्टैंडिंग भी हमारे पास क्लियर हो जाए। हमारे पास एक सेक्शन है, सेक्शन 14, regulation of paid up capital, subscribed capital and authorized capital. No banking company incorporated in Pakistan shall carry on business in Pakistan unless it satisfies the following condition. क्या? That the subscribed capital of the company is not less than 1/2 of the authorized capital, and लिखा हुआ है अगला सेंटेंस है, and the paid up capital is not less than 1/2 of the subscribed capital. क्या यहाँ तक बात समझ आती है? And if the capital is increased, it complies with the conditions prescribed in this clause. For example, कल को कंपनी अपना ऑथराइज कैपिटल बढ़ा देती है और अब पेड अप कैपिटल 50% का नहीं हो रहा, तो उसको ये रिस्ट्रिक्शन कंप्लाई करनी पड़ेगी। That the capital of the company consists of ordinary shares and perpetual non-cumulative preference shares. Perpetual non-cumulative preference shares, जिसकी नेचर मेरी ऑर्डिनरी शेयर्स जैसी हो जाती है कि भाई ता कयामत आप मुझे 100 रुपए दे दें, आप ये पैसे मुझसे नहीं मांग सकते। हाँ, हर साल मैं आपको डिविडेंड दूंगा अगर मैं चाहूं तो, और अगर जिस साल में डिविडेंड नहीं दूंगा तो वो आपका अगले साल क्यूमुलेट नहीं होगा। ये शेयर होल्डर की कैरेक्टरिस्टिक में आ चुका है। जिस तरह शेयर होल्डर को एक साल डिविडेंड नहीं मिला तो जरूरी नहीं कि अगले साल उसको पिछले साल का भी डिविडेंड दिया जाएगा, वो अगले साल के प्रॉफिट में से इसको डिविडेंड दिया जाएगा। क्या यहाँ तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? That subject to the provision contained in clause A, clause for the voting rights of any one shareholder are strictly proportionate to the contribution made by him to the paid up capital. सेंस बनता है जितना पैसा दिया है उतना ही इख्तियार रखो भाई, जो पैसा नहीं दिया हुआ और जो कमिटमेंट की हुई है कि मैं बाद में पैसा दे दूंगा, तो उस चीज के ऊपर आपका इख्तियार नहीं है। That the voting right of any one shareholder except those of the federal government. नेशनल बैंक पे प्यारे बच्चों टेक्निकली फेडरल गवर्नमेंट की होल्डिंग है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान 75% शेयर्स एक्वायर करता है। That the voting right of any one shareholder except those of the federal government or a provincial government do not exceed 5% of the total voting rights of all the shareholder. ये एक सेक्शन आया है प्यारे बच्चों, और इस सेक्शन पढ़ के अगर आप देखें तो जितने भी बैंक है तो वहां पे इंडिविजुअल शेयरहोल्डर के पास 5% ज्यादा राइट होते हैं। तो प्यारे बच्चों फिर ये कैसे हो रहा है पॉसिबल? ये ऐसे हो रहा है पॉसिबल, notwithstanding anything contained। अच्छा, मैं सबसेक्शन 3 पढ़ रहा हूं इसका। मैं सबसेक्शन 5 पढ़ रहा हूं। notwithstanding any provision contained in any other law for the time being in force, if the state bank has determined that a person is holding or is a beneficial owner of 5% or more shares of a banking company without the prior approval of the state bank, और अगला सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, और a person that acquired shareholding with the prior approval of the state bank subsequently fails to meet the fit and proper test, as the state bank may by order in writing stating reason require such person to reduce 3% पे लेके आ जाओ, divest or transfer to a fit and proper person his shareholding in the banking company within such reasonable and in such manner as may be specified in the order। क्या ये सेक्शन समझ आ रहा है प्यारे बच्चों? यहाँ पे दो बातें कर रहा है, या तो अप्रूवल ली नहीं है या अप्रूवल है लेकिन बंदा बाद में फिट एंड प्रॉपर नहीं होता। कोई भी केस हो जाता है, पेनल केस हो जाता है, पाकिस्तान पेनल कोड के हिसाब से कोई केस हो जाता है, मॉरल टर्पिट्यूड का कोई मसला आ जाता है। क्या ये बात समझ आती है प्यारे बच्चों? Where a person, अब क्लॉज बी पढ़े, where a person holding 5% or more shares of a banking company is or is likely to be detrimental to the interest of the banking company or its depositors, the state bank may by order in writing stating reason requiring such person to divest his shareholding to a fit and proper person, the state bank shall exercise the power reasonably, fairly and justly। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? अगर बंदा फिट एंड प्रॉपर भी है लेकिन आपको लगता है कि डेट्रीमेंटल है टू द इंटरेस्ट ऑफ द बैंकिंग कंपनी, स्टेट बैंक क्लॉज बी के तहत उस बंदे को भी कह सकता है। क्लॉज ए में कौन से दो बंदे को कह रहा है बच्चों, जल्दी से बताएं। क्लॉज ए में कौन से दो बंदों को कह रहा है प्यारे बच्चों, जल्दी से बताएं। क्लॉज ए में कौन से दो बंदों की बात कर रहा है? क्लॉज ए में बात कर रहा है उस बंदे की जिसके पास स्टेट बैंक की अप्रूवल नहीं है या जिसके पास स्टेट बैंक की अप्रूवल है लेकिन वो फिट एंड प्रॉपर नहीं है।
क्लॉज बी में किसकी बात कर रहा है कि उसके पास स्टेट बैंक की भी अप्रूवल है, बंदा भी फिट एंड प्रॉपर है, लेकिन अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को लगता है कि जिस बंदे के पास कंपनी के शेयर्स है वो बंदा डेट्रीमेंटल है टू बैंक और इट्स डिपॉजिटर्स, तो इस केस में भी स्टेट बैंक बाय ऑर्डर इसको कह सकता है, बाय ऑर्डर इसको कह सकता है, क्या कह सकता है, एग्जैक्टली ये चीज कह सकता है कि बेटा शेयर्स ट्रांसफर करो, डाइवेस्ट करो। क्या यहां तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? We are a person holding 5% or more shares of a banking. अच्छा, no order under clause A or B shall be made unless the person concerned has been given the reasonable opportunity of making a representation to the state bank against the proposed order. If the state bank is of the opinion that any delay would be detrimental to the public interest or the interest of the banking company or its depositor, the state bank may, at the time of giving the opportunity or at any time thereafter and pending the concession of the representative, if any, may make an appropriate interim order and conduct the proceeding in a reasonably expeditious manner. और वो क्या है प्यारे बच्चों? The interim order may include the prohibition of transfer or carrying out the agreement or transfer to such shares, the exercise of voting rights, the payment of cash dividend, the issue of further shares to the concerned shareholder. प्यारे बच्चों क्या यहां तक बात समझ आती है? और फिर इसने कहता है कि जो ऊपर मैंने क्लॉज ए और क्लॉज बी में आपको डायरेक्शन दी थी, अगर आपने वो बात नहीं मारी मेरी, where the direction given under clause A or B is not complied with, the state bank may dispose of such shares either through stock exchange or public auction. The sale proceed of such shares after deduction of any expense incurred by the state bank shall be paid to the respective shareholder within a period of 3 months. If necessary, the state bank may require issuance of the duplicate shares in place of the original shares and the central depository company to make the appropriate changes in their records, because physical shares अभी भी उस बंदे के पास ही आ रहे होंगे, तो सीडीसी जाके चेंज कर देगा। और क्या चेंज कर देगा कि अब ये बंदे के पास, इस बंदे के कोई भी शेयर्स नहीं है, शेयर्स अब फला बंदे मिस्टर बी को ट्रांसफर हो चुके हैं। क्या यहां तक प्यारे बच्चों बात समझ आती है? क्लियर है? तो प्यारे बच्चे एक बड़ा सेक्शन था और हमने कोशिश करी कि इस सेक्शन के ऊपर हम थोड़ा सा एक फ्लो चार्ट वगैरह बना लें और फ्लो चार्ट बना के इस चीजों को थोड़ा समझ लें। क्लियर है प्यारे बच्चों यहां तक? अच्छा, ये जो फ्लो चार्ट बनाया है, प्यारे बच्चों आज हमने कुछ चीजें पढ़ी हैं, आज हमने कुछ चीजें पढ़ी हैं। आपको स्क्रीन दिख रही है प्यारे बच्चों? प्यारे बच्चों स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? तो ये आज हमने एक सेक्शन पढ़ा बैंक का, इसका एक फ्लो चार्ट बना हुआ है, इंशाल्लाह मैं ये शेयर कर दूंगा। आज हमने एक सेक्शन पढ़ा मिनिमम पेड अप कैपिटल का, और मिनिमम पेड अप कैपिटल के ऊपर जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं ये सारे एक फ्लो चार्ट में अरेंज कर दिए गए ताकि आपके लिए एक क्विक रिवीजन हो जाए। तीसरी चीज आज हमने पढ़ी पेड अप कैपिटल से रिलेटेड, और पेड अप कैपिटल से रिलेटेड जो चीज पढ़ी है प्यारे बच्चों, वो सारी चीजें यहाँ पे एक फ्लो चार्ट के तहत आपके लिए अवेलेबल है। क्लियर है प्यारे बच्चों यहाँ तक? चलें जी, अगली जो हमारी क्लास है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। कुछ मुश्किल कॉन्सेप्ट्स हैं, और कॉन्सेप्ट मुश्किल क्यों है वो कल की क्लास में समझ भी आ जाएगा। हमारी जो कल की क्लास का टारगेट है वो टारगेट ये है, जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, सॉरी जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसका टारगेट ये है कि हमने कुछ फंड्स हैं जो कि मेंटेन करने होते हैं, कुछ फंड्स हैं प्यारे बच्चों जो कि मेंटेन करने होते हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के कहने पे हर कंपनी मेंटेन करती है, कुछ कैश रिजर्व फंड करती है, लिक्विडिटी रिजर्व फंड करती है, स्टैट्यूटरी रिजर्व फंड करती है। वो फंड कैसे मेंटेन होता है, क्या कैलकुलेशन है, बैंकिंग ऑर्डिनेंस में कुछ और लिखा हुआ है, वो 1962 का बना हुआ है हमारे पास। उसके बाद बेतहाशा सर्कुलर्स आ चुके हैं, उन सर्कुलर के तहत वो वर्किंग कैसे होती है, वो एक एग्जाम के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है प्यारे बच्चों। तो अगली क्लास में हमने 3 सेक्शन पढ़ने हैं जो फंड्स हमने मेंटेन करने होते हैं उसके ऊपर, प्लस बैंकिंग ऑर्डिनेंस ने कुछ आपके ऊपर
ये तो सारे सेक्शन जो कि बैंकिंग कंपनीज के ऊपर अप्लाई हो रहे हैं, बैंकिंग कंपनीज के लोगों पे अप्लाई नहीं हो रहे अभी। हाँ, शोल्डर वाला बैंकिंग कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं, मैनेजिंग एजेंट है, चीफ एग्जीक्यूटिव है, उनके ऊपर भी कुछ सेक्शन है। नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे हम उसको भी पढ़े। आज की क्लास प्यारे बच्चों आपको समझ आई, क्लियर है, कुछ चीजों की लॉजिक आपको समझ आई। चलिए जी, बहुत शुक्रिया प्यारे बच्चों, अपना बेहद ख्याल रखिएगा, इसको रिवाइज कर लीजिएगा हाथ के हाथ। इंशाल्लाह मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह मेरे बच्चों।